हेलो फ्रेंड्स। तो हम डबल AFCPS नोट से पढ़ रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है बेसल गैंग्लिया। ये टॉपिक हमारा रह गया था पहले, तो इस वजह से आज हम ये पढ़ेंगे। तो डबल ए नोट्स करने से पहले इसको हम डायग्राम से समझेंगे। अच्छा, ये बात याद रखना कि ये टॉपिक भी एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको आपने गौर से समझना है, गौर से सुनना है, और अगर कुछ समझ नहीं आए वो आप कमेंट्स में फिर पूछ सकते हैं। अच्छा, तो फिर अभी डायग्राम से पहले समझते हैं, फिर मैं पढ़ाऊँगा नोट्स से आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ये दरमियान में ये दरमियान में ये जो है सेंट्रल सल्कस है, जो कि ब्रेन में होता है, फोर ब्रेन में। उस सेंट्रल सल्कस के बिहाइंड हमारे पास क्या होता है, पोस्ट सेंट्रल गायरस। उस पोस्ट सेंट्रल गायरस में, पोस्ट मीन्स बिहाइंड, सेंट्रल मीन्स सेंट्रल सल्कस के, गायरस मीन्स फोल्डिंग जो होते हैं सेरिब्रम में। तो उस पोस्ट सेंट्रल गायरस में क्या होता है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अच्छा, फिर ये सेंट्रल सल्कस के आगे जो गायरस होता है उसे कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस। प्री मीन्स इन फ्रंट और या पहले, तो सेंट्रल मीन्स सेंट्रल सल्कस के। तो वो जो प्री सेंट्रल गायरस होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा, फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ऊपर प्री मोटर एरिया। ये है प्री मोटर एरिया। और फिर प्री मोटर एरिया के साथ यहाँ पर मैंने और बनाया हुआ है, उसे कहते हैं एसोसिएशन मोटर एरिया। अब ये एसोसिएशन मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट्स। फिर यहाँ पर मैंने आगे बनाया हुआ है, इन सब से आगे यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि फ्रंटल लोब का पार्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये जो होता है इसका फंक्शन होता है थिंकिंग ऑफ अ मूवमेंट या आइडिया ऑफ अ मूवमेंट। अगर हम कोई एक्शन करना चाहते हैं, कोई मूवमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या होगा, आइडिया प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे। फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से वो आइडिया जाता है किसके पास, एसोसिएशन मोटर एरिया के पास, प्री मोटर एरिया के पास, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास, या मोटर एरिया भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ इन तीनों एरिया से सिग्नल या फाइबर्स जाएंगे किसके पास, बेसल गैंग्लिया के पास। अब बेसल गैंग्लिया के पास क्यों जाते हैं, बेसल गैंग्लिया का फंक्शन होता है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया में क्या होते हैं, प्लानिंग ऑफ मूवमेंट स्टोर्ड होते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने कहा बेसल गैंग्लिया का काम होता है प्लानिंग ऑफ मूवमेंट में हेल्प भी करता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ मूवमेंट्स के प्लान स्टोर्ड हुए पड़े होते हैं। तो इस वजह से जब भी हमने कोई मूवमेंट करना होता है, सबसे पहले उसकी आइडिया आती है, थिंकिंग आती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास। उसके बाद फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर एरिया और एसोसिएशन मोटर एरिया, उनके पास सिग्नल जाएंगे वहाँ से। तो वो डायरेक्टली कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक को सिग्नल नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक को सिग्नल भेजेंगे तो फिर जो मूवमेंट हम चाह रहे हैं, हो सकता है वो मूवमेंट्स प्रोड्यूस ना हो, डिज़ायर्ड मूवमेंट्स ना हो, उसमें एरर्स हों। इस वजह से वो पहले वो सिग्नल जाएंगे बेसल गैंग्लिया के पास कि भाई इस तरह का मैं फंक्शन या मूवमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से, मतलब इस तरह का एक्शन लेना चाहता हूँ, तो मैं मूवमेंट्स किस तरह से करूँ। तो बेसल गैंग्लिया के पास भी जाते हैं सिग्नल, और सेरिबेलम के पास भी जाते हैं। फिर वो सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया दोबारा सिग्नल भेजेंगे किसके पास, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास, एसोसिएशन मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, इन सब के पास सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, तो मतलब वही है, पहले यहाँ से इन सारे एरियाज से सिग्नल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सिग्नल आएंगे एसोसिएशन मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया, इन सब के पास सिग्नल आएंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। वहाँ से फिर इन सब एरियाज से फिर सिग्नल जाएंगे, फाइबर्स जाएंगे बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के पास। फिर सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया दोनों से वापस फाइबर्स आते हैं किसके पास, इन्हीं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, एसोसिएशन मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया और प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास। तो मतलब पहले प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से इनके पास सिग्नल आए थे, इनसे सिग्नल गए बेसल गैंग्लिया के पास और सेरिबेलम के पास।
फिर सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया से वापस ये हैं सिग्नल्स आ रहे हैं इन तमाम एरियाज़ के पास, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास, एसोसिएशन मोटर एरिया और प्री मोटर एरिया के पास। फिर इन एरियाज से प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है या प्री मोटर एरिया या एसोसिएशन मोटर एरिया, यहाँ से फिर हमारे पास फाइबर्स जाएंगे। ये देखें फाइबर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो वो उन किसके पास जाएंगे? अपर मोटर न्यूरॉन। कौन सा अपर मोटर न्यूरॉन? कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स पाथवे जो होते हैं उनके अपर मोटर न्यूरॉन के पास सिग्नल जाएंगे। फिर वो अपर मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? नीचे सिग्नल भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से लोअर मोटर न्यूरॉन, फिर वहाँ से एक्टिविटीज़ और एक्शंस, कंट्रक्शन ऑफ मसल्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे पास क्या था? बेसल गैंग्लिया का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, प्लानिंग ऑफ मूवमेंट है और मॉड्यूलेशन एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट्स हैं। तो ये और एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट्स में हेल्प करना, तो ये इसका काम है। अब बेसल गैंग्लिया को असल में हमारे पास जो इसका नाम है बेसल गैंग्लिया, इसको गैंग्लिया नहीं कहना चाहिए था, इसको बल्कि नाम देना चाहिए था क्या? न्यूक्लियाई, बेसल न्यूक्लियाई। बेसल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एट द बेस ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का जो बेस होता है फोर ब्रेन का, उसके बेस पे ये प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से बेसल कह रहे हैं। और गैंग्लिया क्यों कह रहे हैं? गैंग्लिया ये एक मिसनोमर है, इसको गैंग्लिया नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए न्यूक्लियाई। क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियाई हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं? कि सीएनएस के अंदर कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज़ डीप विद इन दी सीएनएस सराउंडेड बाय वाइट मैटर। लेकिन गैंग्लिया क्या था? पीएनएस के अंदर अगर कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज़ होंगे वो गैंग्लिया था। तो ये बेसल गैंग्लिया नहीं है बल्कि न्यूक्लियाई है, क्योंकि हम सीएनएस की बात कर रहे हैं। तो आजकल इस वजह से इसको बेसल गैंग्लिया की बजाय बेसल न्यूक्लियाई कहा जा रहा है। पहले इसको गैंग्लिया का नाम दिया गया था, गलत नाम दिया गया था, तो इसका असल नाम होना चाहिए बेसल न्यूक्लियाई। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें वही ग्रे मैटर्स होते हैं ना, बहुत सारे ग्रे मैटर्स होते हैं, न्यूरोनल सेल बॉडीज होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर पहले मैं आपको बना के देता हूँ। ये हमारे पास एक थैलेमस है, ये दूसरा थैलेमस है। अब थैलेमस और यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है इस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ग्रे मैटर है ना, इसको हम नाम दे रहे होते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अच्छा, लेंटिफॉर्म का मतलब होता है लेंस की तरह का न्यूक्लियस। अब लेंस की तरह का न्यूक्लियस इसे क्यों कहते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और थैलेमस के दरमियान, ये थैलेमस है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, इनके दरमियान वाइट फाइबर्स होते हैं, वाइट मैटर होता है। इस वाइट मैटर को हम नाम दे रहे होते हैं इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल। और फिर हमारे पास क्या होता है? जैसे ये लेंस की तरह है ना, अब लेंस का भी आपको पता है एक एंटीरियर साइड पे भी कैप्सूल कवर किया होता है, पोस्टीरियर पे भी कवर किया होता है। तो सेम इसी तरह इस न्यूक्लियस का जब इन लोगों ने साइज शेप देखा कि ये लेंस की तरह है, तो इसको इन लोगों ने नाम दिया लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। फिर इस लेंस के आगे जो कवर था उसको इन्होंने नाम दिया कि इंटरनल कैप्सूल है, और इसके बिहाइंड जो कैप्सूल था, वाइट मैटर था, उसको इन लोगों ने नाम दे दिया पोस्टीरियर कैप्सूल। सॉरी, पोस्टीरियर नहीं बल्कि क्या, एक्सटर्नल कैप्सूल। तो ये एक्सटर्नल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल है, इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। फिर यहाँ पर साइड पे क्या होता है? एक्सट्रीम ये क्लोस्ट्रम होता है। तो ये हो गया थैलेमस, थैलेमस के बाद ये हो गया इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एक्सटर्नल कैप्सूल, EC। और उसके बाद ये ग्रे मैटर है पतला सा, इसको नाम देते हैं फिर क्या? कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम। ठीक है, फिर कोलोस्ट्रम के बाहर भी एक कैप्सूल होता है, वाइट फाइबर्स होते हैं, उसको फिर नाम देते हैं क्या? एक्सट्रीम कैप्सूल। तो थैलेमस है, इंटरनल कैप्सूल है, वाइट मैटर्स होते हैं। फिर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ग्रे मैटर है। फिर वाइट मैटर होगा उसको एक्सटर्नल कैप्सूल कहते हैं। फिर ग्रे मैटर होगा उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। फिर उस ग्रे मैटर के बाहर, उस कोलोस्ट्रम के बाहर फिर से एक हमारे पास वाइट मैटर होता है, उसको फिर नाम देते हैं क्या? एक्सट्रीम कैप्सूल, एक्सट्रीम कैप्सूल। तो यहाँ पर अभी कौन कौन से हिस्से जो है बेसल न्यूक्लियाई का पार्ट हैं? तो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बाद हमारे पास यहाँ पर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के ऊपर होता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस। ठीक है, और क्वाड्रेट न्यूक्लियस का जो हमारे पास एक टेल होता है, उस टेल के साथ अटैच होता है क्या? छोटा सा स्ट्रक्चर, ग्रे मैटर, उसको फिर नाम देते हैं एमेगडेला। तो ये थैलेमस हो गया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया, ये मैंने उल्टा बना दिया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, थैलेमस,
तो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया। उसके ऊपर ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस हो गया। क्वाड्रेट न्यूक्लियस के छोटे सा एमेग्डालाइड बॉडी है, और इसके अलावा यहाँ पर कोलोस्ट्रम होता है। तो इन सब को मिला के हम नाम दे रहे थे क्या, बेसल गैंग्लिया। अब क्लासिफिकेशन मैं बताता हूँ। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन। देखिए बेसल गैंग्लिया के हमारे पास जो पार्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन पहले पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है और दूसरा है क्लासिकल क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें वही था, क्वाड्रेट न्यूक्लियस। उसका छोटा सा हमारे पास क्या था, टेल के साथ स्ट्रक्चर था, उसको एमेग्डाला बोल रहे थे। उसके बाद लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, सही है। और उसके बाद ये कोलोस्ट्रम। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कोलोस्ट्रम, क्वाड्रेट न्यूक्लियस एंड एमेग्डाला। क्वाड्रेट, एमेग्डाला, लेंटिफॉर्म एंड कोलोस्ट्रम, इसको नाम दिया जा रहा था पहले क्या, बेसल गैंग्लिया। ये था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। फिर हमने क्या किया, आजकल क्या है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं। आजकल क्लिनिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लिया किसको कह रहे होते हैं, क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। और फिर हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, उसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर इसको कहते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। नीचे हमारे पास सबथैलेमस, और फिर ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जो कि मिड ब्रेन का पार्ट होता है। अब इन चारों चीज़ों को फिर हम लोग क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में रखते हैं। बेसल गैंग्लिया को क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में इन चारों चीज़ों को हम नाम देते हैं बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई। तो ये देखें, क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, फिर हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, सबथैलेमस, और उसके बाद सब्सटेंशिया नाइग्रा। इन चारों को हम नाम देते हैं बेसल न्यूक्लियाई। अब जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है उसको मज़ीद हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक इसका ये आउटर पार्ट है, उसको प्यूटामिन कहते हैं, और ये एक ये इनर पार्ट है, इसको ग्लोबस प्लाइडस कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है कार्पस स्ट्राइटम। एक वर्ड होता है कार्पस स्ट्राइटम। कार्पस स्ट्राइटम हम किसको कहते हैं, क्वाड्रेट न्यूक्लियस एलॉन्ग विथ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो क्वाड्रेट न्यूक्लियस हो गया और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं कार्पस स्ट्राइटम। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं क्वाड्रेट न्यूक्लियस, प्यूटामिन प्लस ग्लोबस प्लाइडस, इन तीनों को। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया और क्वाड्रेट न्यूक्लियस, या फिर प्यूटामिन, ग्लोबस प्लाइडस प्लस क्वाड्रेट न्यूक्लियस, इन तीनों को हम नाम देते हैं कार्पस स्ट्राइटम। फिर एक है नियो स्ट्राइटम। नियो मीन्स न्यू। नियो स्ट्राइटम क्या है, उसमें क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। क्वाड्रेट न्यूक्लियस के साथ ये पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस नहीं, बल्कि सिर्फ ये वाला पार्ट, ये प्यूटामिन। तो ये प्यूटामिन प्लस क्वाड्रेट न्यूक्लियस, इन दोनों को फिर हम नाम देते हैं नियो स्ट्राइटम। अब आपको पता है प्यूटामिन वैसे तो कनेक्टेड है फिजिकली किस चीज़ के साथ, ग्लोबस प्लाइडस के साथ, लेकिन फंक्शनली ये रिलेटेड होता है क्वाड्रेट न्यूक्लियस के साथ, और डेवलपमेंट के दौरान भी ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होता है। जिस तरह के फाइबर्स क्वाड्रेट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, जिस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर क्वाड्रेट न्यूक्लियस रिलीज करेगा, सेम उसी तरह के फाइबर्स और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास प्यूटामिन रिलीज करता है। इस वजह से ये दोनों फंक्शनली रिलेटेड हैं, इस वजह से इनको हमने साथ में रखा हुआ है और उसको नाम दिया है नियोस्ट्राइटम। फिर हमारे पास है पेलियोस्ट्राइटम। जो ग्लोबस प्लाइडस है उसको फिर हमने नाम दिया है, इसको एक अकेले ग्लोबस प्लाइडस को हम नाम देते हैं पेलियोस्ट्राइटम। फिर ग्लोबस प्लाइडस को भी हम वैसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। एक इसका एक्सटर्नल पार्ट था, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये उसका प्यूटामिन हो गया बाहर वाला, और ये वाला एरिया ग्लोबस प्लाइडस हो गया। इसको मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्नस, क्योंकि ये थोड़ा एक्सटर्नल है, लेटरल है। और ये जो मीडियल में है, इंटरनल जो है बिल्कुल, इसको कहते हैं ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, फिर आपको बेसल पाथवेज, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवेज आपको समझ आएंगे। अब एक डायरेक्ट पाथवे होता है, एक इनडायरेक्ट पाथवे होता है। जो डायरेक्ट पाथवे होता है, नाम से जाहिर है कि ये डायरेक्टली हमारे पास कहाँ से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे होते हैं, किसके पास, प्यूटामिन के पास। और ये कौन से फाइबर्स होते हैं, ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, मतलब ग्लूटामिन रिलीज़ करते हैं ये वाले एक्सॉन्स या न्यूरॉन्स। और इनको हम नाम क्या देंगे, क्योंकि ये कॉर्टेक्स से आ रहे हैं और प्यूटामिन के पास जा रहे हैं। प्यूटामिन क्या है, स्ट्राइटम का पार्ट है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कार्टिकोस्ट्राइटल फाइबर्स या पाथवेज। तो कार्टिकोस्ट्राइटल ट्रैक। तो कार्टिकोस्ट्राइटल पाथवेज में जो नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लूटामिनर्जिक होते हैं, ग्लूटामिन रिलीज़ करते हैं। और फिर यहाँ से जब ग्लूटामिन रिलीज़ होगा, ये अगले न्यूरॉन नर्व के ऊपर, ये जो नर्व होगा अगला नर्व, ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। और ये अगला नर्व क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्राइटम से या प्यूटामिन से स्टार्ट हो रहा है। ये असल में क्या है, यहाँ पर प्यूटामिन मैंने सिर्फ बनाया हुआ है,
लेकिन असल में ये प्यूटामिन और साथ में क्वाड्रेट न्यूक्लियस दोनों के पास जा रहे होते हैं फाइबर्स कॉर्टेक्स से, और उन फाइबर्स को हम नाम दे रहे होते हैं कार्टिको स्ट्राइटल फाइबर्स। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्यूटामिन और वो क्वाड्रेट मैंने आपको बताया था ये दोनों नियोस्ट्राइटम का पार्ट हैं, तो अब क्या है, मैं प्यूटामिन यहाँ पे मैंने सिर्फ बनाया हुआ है। तो याद रखें कि यहाँ पर जब भी मैं प्यूटामिन की बात कर रहा हूँ तो उस वक्त क्या है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस की भी बात कर रहा हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्राइटम से मतलब प्यूटामिन और क्वाड्रेट से फाइबर्स जाएंगे कहाँ, किसके पास, ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस के पास। तो इन फाइबर्स को क्या नाम देंगे, क्योंकि ये स्ट्राइटम से जा रहे हैं ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस के पास, तो इनको कहेंगे स्ट्राइटोपेलाइडल फाइबर्स। ये देखें स्ट्राइटोपेलाइडल फाइबर्स या ट्रैक्स। और ये कौन से न्यूरॉन होते हैं, गाबा वाले, इनको कहते हैं गाबर्जिक न्यूरॉन। और ये गाबर्जिक आपको पता है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो ग्लूटामिनर्जिक थे एक्साइटेटरी थे। इस वजह से ये वाला नर्व जो था क्या कर रहा था, एक्साइट कर रहा था इस नर्व को, और ये वाला नर्व जब एक्साइट होगा तो ये गाबा रिलीज़ करेगा। गाबा जब यहाँ पर इसने रिलीज़ कर दिया ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस में, तो ये जो अगला नर्व है ये क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ये जब इनहिबिट हो गया, अब ये जो नर्व है ये है क्या, ये प्लाइडम से, ग्लोबस प्लाइडस से जा रहा है थैलेमस के पास, तो इस वजह से इसको नाम देते हैं प्लाइडोथैलेमिक ट्रैक। ठीक है, ये भी गाबर्जिक है। तो ये गाबा जब एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा, इस न्यूरॉन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। जब ये न्यूरॉन इनहिबिट हो गया तो फिर क्या है, इससे गाबा रिलीज़ नहीं होगा। जब इससे गाबा रिलीज़ नहीं होगा तो ये वाला जो न्यूरॉन है ये इनहिबिट नहीं होगा। जब इनहिबिट नहीं होगा तो इसका मतलब ये स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा, और ये क्या करेगा, वापस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। ये वाले जो फाइबर्स हैं आप थैलेमस से जा रहे हैं किसके पास, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास, इनको कहते हैं थैलेमो कॉर्टिकल ट्रैक। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट पाथवे इसको कहते हैं। और ये डायरेक्ट पाथवे क्या होता है, फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए होता है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, नॉर्मली रेस्ट पे जब हम होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला पाथवे हमारे पास कैसे होता है। असल में जब यहाँ पर हमारे पास फाइबर्स चले गए सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास, जब सिग्नल चले गए, ठीक है, ये एक्टिव हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या होंगे, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, उसके पास सिग्नल जाएंगे, और वहाँ से हमारे पास क्या होंगे, फ्लेक्सर मसल्स के पास, बॉडी के पास क्या होंगे, स्टिमुलस इम्पल्स जाएगा, नर्व इम्पल्स, और फिर उनकी कंट्रक्शन होगी। जब नॉर्मली हम लोग रेस्ट पे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास ये पाथवे यहाँ से काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो ये प्लाइडोथैलेमिक जो फाइबर्स हैं, ये वाले फाइबर्स क्या कर रहे होते हैं, गाबा रिलीज़ कर रहे होते हैं, और गाबा क्या कर रहा होता है, थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स को क्या कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है ना। गाबा क्योंकि इनहिबिट करता है इसको ना, जब ये इनहिबिट हुआ पड़ा होगा तो हमारे बॉडी में कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक के पास क्या इम्पल्स नहीं जा रहे होंगे, और फिर हमारे बॉडी में क्या है, कोई मूवमेंट्स नहीं हो रहे होंगे। लेकिन जब हम कोई डिज़ायर्ड मूवमेंट्स चाहते हैं तो फिर क्या है, मैंने आपको बताया था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से फाइबर्स जा रहे थे किसके पास, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास, प्री मोटर एरिया के पास, और एसोसिएशन मोटर एरिया के पास। वहाँ से फिर मैंने आपको बताया था फाइबर्स जाएंगे बेजल गैंग्लिया के पास। तो बेजल गैंग्लिया के इस हिस्से के पास आ रहे थे, सॉरी हाँ, तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है ना। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ से फाइबर्स आए थे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ये समझिए मोटर कॉर्टेक्स है ना, इसके पास आए थे। ठीक है, आइडिया ऑफ मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, प्री फ्रंटल एरिया में या कॉर्टेक्स में। वहाँ से आए मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया, ये समझो, ये समझे मोटर कॉर्टेक्स भी है, प्री मोटर एरिया भी है, एसोसिएशन एरिया भी है। तो वहाँ से सिग्नल इसके पास गए, इससे सिग्नल जा रहे थे किसके पास, बेसल गैंग्लिया के पास। तो वो जो सिग्नल हैं वो कौन से हैं, ये वाले हैं। तो ये देखें ये फाइबर्स की फॉर्म में जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जब फाइबर्स जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इस नर्व को एक्टिवेट करेंगे। ये अगला जो नर्व है स्ट्राइटोपेलाइडल जो फाइबर्स हैं, नर्व है, इसको एक्टिवेट करेगा। इसको जब एक्टिवेट किया तो ये गाबा रिलीज़ करेगा। जब गाबा ये रिलीज़ करेगा तो ये अगला वाला जो नर्व है वो इनहिबिट होगा। जब वो इनहिबिट होगा तो फिर ये वाला नर्व इनहिबिट हो गया तो ये गाबा रिलीज़ नहीं करेगा। जब ये गाबा रिलीज़ नहीं करेगा तो ये वाला नर्व क्या होगा, इनहिबिट नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी डिसइनहिबिशन हो। डिसइनहिबिशन का मतलब इनहिबिशन से ये निकल जाएगा। जब इनहिबिशन से निकल जाएगा तो अगले दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जब एक्टिवेट करेगा तो फिर हमारे पास यहाँ से क्या होंगे, कार्टिकोस्पाइनल जो ट्रैक्स हैं उन फाइबर्स को एक्टिवेट करेगा, और फिर वो जाके डिज़ायर्ड मूवमेंट्स या एक्शन करेंगे। तो ये डायरेक्ट पाथवे होता है, और ये फ्लेक्सर मसल्स के लिए होता है। फ्लेक्सर मसल की कंट्रक्शन इस तरह से होती है। अच्छा, फिर हमारे पास एक होता है इनडायरेक्ट पाथवे। अब इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है,
यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है इनडायरेक्ट पाथवे। इसमें भी सेम इसी तरह मोटर कॉर्टेक्स है या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ से फाइबर्स कौन से सॉरी कार्टिकोस्ट्राइटल फाइबर्स हैं या पाथवेज हैं, वहाँ से फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अब जो डायरेक्ट पाथवे था उसमें क्या थे, स्ट्राइटम से प्यूटामन और कार्डेट से डायरेक्ट फाइबर्स जा रहे थे ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस के पास। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फाइबर्स जाएंगे ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्नस के पास जाएंगे, और फिर वहाँ से हमारे पास क्या है, फाइबर्स जाएंगे सबथैलेमस के पास। फिर सबथैलेमस से वापस फाइबर्स आएंगे ग्लोबस प्लाइडस एक्सटर्नस के पास, वहाँ से फिर फाइबर्स जाएंगे किसके पास, थैलेमस के पास। तो वहाँ पर क्या था, यहाँ से डायरेक्ट इस तरह डायरेक्ट पाथवे था, मतलब यहाँ से डायरेक्ट फाइबर जा रहे थे यहाँ पे, यहाँ से फाइबर थैलेमस के पास। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का ये मतलब है वहाँ पर डायरेक्टली फाइबर्स जा रहे थे ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस के पास, यहाँ पर ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस के पास डायरेक्ट फाइबर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू, सबथैलेमस के थ्रू जा रहे हैं। एक इनडायरेक्ट लूप बन रहा है, इस वजह से इसको इनडायरेक्ट पाथवे कहते हैं। तो सेम उसी तरह ये ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, ये कार्टिको जो स्ट्राइटल फाइबर्स हैं। फिर ये अगला न्यूरॉन गाबा है, तो वो जब एक्टिवेट होगा तो ये वाला न्यूरॉन क्या करेगा, गाबा रिलीज़ करेगा। जब गाबा रिलीज़ किया तो ये अगला जो न्यूरॉन है, ये भी गाबा, असल में गाबा वाला न्यूरॉन है अगला। तो इस न्यूरॉन को ये जब एक्टिवेट हो गया ये वाला, तो गाबा जब रिलीज़ होगा तो ये अगला वाला न्यूरॉन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो गया ये न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन गाबा रिलीज़ नहीं करेगा। जब गाबा रिलीज़ नहीं करेगा तो अगला वाला न्यूरॉन इनहिबिट नहीं होगा। जब इनहिबिट नहीं होगा तो वो क्या एक्टिव हो जाएगा, और वो ग्लूटामिनर्जिक नर्व है, वो क्या करेगा, ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस में ग्लूटामिन रिलीज़ करेगा। जब ग्लूटामिन रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा, अगले न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा। ये अगला न्यूरॉन जो पेलाइडोथैलेमिक है, वो जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा, गाबा रिलीज़ करेगा। गाबा जब रिलीज़ किया उसने, तो ये वाला जो न्यूरॉन है, थैलेमो कार्टिकल फाइबर्स जो हैं, ये क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। जब इनहिबिट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला हमारे पास इनहिबिट हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है वो क्या होता है, एक फ्लेक्सर के लिए नहीं होता, बल्कि किसके लिए होता है, वो एक्सटेंसर्स के लिए होता है। अब देखिए, फ्लेक्सर मसल के लिए डायरेक्ट पाथवे था, और फ्लेक्सर मसल्स को डायरेक्ट पाथवे के थ्रू वो एक्टिवेट हो रहे थे। तो जब भी हम एक मूवमेंट करना चाहते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक एगोनिस्ट मसल होता है, दूसरा एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मसल फॉर एग्जांपल फ्लेक्सर मसल है, वो जब कंट्रैक्ट होगा तो सेम उसी टाइम जो एंटागोनिस्ट मसल होता है, एक्सटेंसर मसल्स होते हैं, उन्होंने रिलैक्स करना होता है। तो डायरेक्ट पाथवे में एगोनिस्ट और फ्लेक्सर मसल्स तो एक्टिव हो गए, उनकी कंट्रक्शन हो रही है, लेकिन सेम उसी टाइम हमें चाहिए कि एंटागोनिस्ट जो मसल है या एक्सटेंसर जो मसल है वो क्या हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। तो उनको रिलैक्स करने के लिए ये इनडायरेक्ट पाथवे है। तो ये इनडायरेक्ट पाथवे क्या है, एक्सटेंसर मसल्स के लिए, क्योंकि ये जो सिग्नल जा रहे हैं तो ये यहाँ पर जो होंगे, जो एक्सटेंसर मसल के लिए जो न्यूरॉन कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होंगे वो यहाँ से जा रहे होंगे, तो हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स हमारे पास रिलैक्स होंगे। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट पाथवे, आपको समझ आ गई होगी। अब क्या होता है, इस जो हमारे पास ट्रैक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे है, इनको अफेक्ट करता है सब्सटेंशिया निग्रा के फाइबर्स होते हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं, इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, फाइन ट्यूनिंग करवाते हैं और मॉड्यूलेशन ऑफ मूवमेंट्स करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अच्छा ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवेज, आपको दिखाता हूँ वो क्या होते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ से आप देख लें, ये मैंने बनाया हुआ है सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा से फाइबर्स जा रहे होते हैं किसके पास, डायरेक्ट पाथवे के पास भी, ये डायरेक्ट पाथवे है, और साथ में ये वाला जो इनडायरेक्ट पाथवे है उसके पास भी फाइबर्स जा रहे होते हैं। तो ये देखें, और ये फाइबर्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्ट्राइटम के पास जा रहे हैं, उनको हम नाम देते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। ठीक है, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। अब ये जो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में ये जो नर्व्स हैं, ये क्या होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, डोपामिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये डायरेक्ट पाथवे मैंने बनाया हुआ है। डायरेक्ट पाथवे में ये नर्व जब जाएगा तो डायरेक्ट पाथवे में ये जो नर्व है, ये स्ट्रैटम के अंदर, इस नर्व के ऊपर कौन सा रिसेप्टर है, D1। तो ये जो नर्व है हमारे पास क्या है, जो स्ट्रैटम में प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, डोपामिनर्जिक नर्व आ गया। इसने डोपामिन जब रिलीज़ किया तो यहाँ पर सामने रिसेप्टर है, D1 रिसेप्टर है। तो डोपामिन जब D1 रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो इस नर्व को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब ये नर्व जब एक्टिवेट होगा तो इस नर्व का काम क्या था, ये वाला जो नर्व था इसका काम था गाबा रिलीज़ करना। जब गाबा रिलीज़ होगा
तो सामने वाला न्यूरॉन इनहिबिट होगा। जब सामने वाला न्यूरॉन इनहिबिट हुआ, सामने वाले न्यूरॉन का काम भी गाबा रिलीज़ करना था, तो वो गाबा रिलीज़ नहीं करेगा। जब गाबा रिलीज़ नहीं होगा तो हमारे पास थैलेमस में जो नर्व है वो डिसइनहिबिशन उसकी हो जाएगी, मतलब इसके इनहिबिशन से वो एस्केप कर गया, एक्टिव हो जाएगा। वो जब एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, कार्टिकोस ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा और वहाँ से कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक को एक्टिवेट करके क्या करेगा, फ्लेक्सर मसल की मज़ीद एक्टिवेशन, स्टिमुलेशन करवाएगा, कंट्रक्शन करवाएगा। तो जिस तरह डायरेक्ट पाथवे खुद भी यही काम कर रहा था, सेम उसी तरह जो हमारे पास नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है वो जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के ज़रिए डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट करता है, वो भी सेम उसी तरह जिस तरह डायरेक्ट पाथवे खुद भी फ्लेक्सर को स्टिमुलेट कर रहा था, तो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे मज़ीद डायरेक्ट पाथवे के ऊपर जब एक्ट करेगा तो मज़ीद फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक्शन है। लेकिन जब नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे एक्ट करता है इनडायरेक्ट पाथवे पे, तो वहाँ पर क्या है, अपोजिट काम करता है। इनडायरेक्ट पाथवे खुद क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था एक्शन ऑफ एक्सटेंसर मसल को। लेकिन हमारे पास जब नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जब इनडायरेक्ट पाथवे पे एक्ट करता है, तो ये नाइग्रो समझे सब्सटेंशिया नाइग्रा से फाइबर जा रहे हैं, डोपामिन रिलीज़ करेंगे किस पे, इनडायरेक्ट पाथवे पे। ये इनडायरेक्ट पाथवे का न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल ये वाला ना, इसके ऊपर जब ये यहाँ पर डोपामिन रिलीज़ होगा तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो D2 रिसेप्टर है। तो डोपामिन जब D2 के ऊपर बाइंड होता है तो ये वाला नर्व स्टिमुलेट नहीं बल्कि इनहिबिट होगा। जब ये नर्व इनहिबिट होगा तो ये गाबा रिलीज़ नहीं कर पाएगा। ये वाला नर्व है ना, जो यहाँ से स्ट्राइटम से ग्लोबस प्लैडस एक्सटर्नस के पास आ रहे थे, तो ये जब इनहिबिट होगा तो गाबा रिलीज़ नहीं होगा। जब गाबा रिलीज़ नहीं होगा इससे, तो ये अगला जो नर्व है ये वाला, ये भी गाबा नर्व था ना, तो ये इनहिबिट नहीं होगा। जब ये इनहिबिट नहीं होगा तो ये वाला नर्व जो है ये गाबा रिलीज़ करेगा सब थैलेमस में। जब गाबा रिलीज़ होगा सब थैलेमस में तो ये वाला जो नर्व है, ग्लूटामिनर्जिक नर्व जो था, ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट होगा तो ये हमारे पास अगला जो गाबा वाला नर्व है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो वो गाबा, ये वाला गाबा रिलीज़ नहीं करेगा। जब ये गाबा रिलीज़ नहीं करेगा तो अगला जो नर्व है वो इनहिबिट नहीं होगा। जब वो इनहिबिट नहीं होगा तो वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, एक्सटेंसर मसल की स्टिमुलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि इनडायरेक्ट पाथवे जब अकेले खुद काम कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, इसको एक्टिव नहीं कर रहा था, बल्कि इसको एक्टिवेशन की बजाय क्या कर रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था एक्सटेंसर की एक्टिविटी को। लेकिन जब नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे क्या करते हैं, इनडायरेक्ट पाथवे पे एक्ट करते हैं, तो वो एक्सटेंसर्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो इस वजह से, देखें जब भी आपने क्या करना होता है, आपने एक एक्टिविटी करनी होती है, फॉर एग्जांपल मैंने ये हैंड यहाँ पर फ्लेक्स करना है, तो उस वक्त क्या मुझे ये ज़रूरत है, ये चाहिए कि ये वाले जो मसल हैं फोर आर्म के वो क्या होंगे, कंट्रैक्ट हों, फ्लेक्सर मसल कंट्रैक्ट हों, और जो पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, एक्सटेंसर मसल, वो रिलैक्स हों। लेकिन क्या है, रिलैक्स इतने हों कि हद से ज़्यादा भी ना हों। फॉर एग्जांपल मेरे बैक वाले जो एक्सटेंसर मसल हैं वो अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, फ्लेक्सर मसल जब कंट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास बहुत तेज़ी से इस तरह से कंट्रैक्शंस होंगे, जर्क्स होंगे, ओवर शूटिंग होंगी, तो उसकी वजह से मसल्स को डैमेज पहुंच सकता है। इस वजह से हम लोग ओवर शूटिंग नहीं चाहते हैं, हम लोग क्या है, डिज़ायर्ड एक्शन चाहते हैं। तो डिज़ायर्ड एक्शन के लिए हमने क्या करना होता है, एक तो फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी को बढ़ाना है, वो फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी बढ़ रही है एक तो डायरेक्ट पाथवे के ज़रिए, दूसरा नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे भी डायरेक्ट पाथवे पे काम करके इस एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ा देते हैं। लेकिन जो एक्सटेंसर मसल होता है उसकी इनहिबिशन हमें चाहिए, उसकी रिलैक्सेशन, लेकिन उसकी रिलैक्सेशन इतनी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा तो ओवर शूटिंग हो जाएगी फ्लेक्सर मसल की, तो वो हम नहीं चाहते हैं। इस वजह से क्या करेगा, इनडायरेक्ट पाथवे तो एक्सटेंसर मसल को रिलैक्स करवा रहा है, इनहिबिट कर रहा है, लेकिन नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जब इनडायरेक्ट पाथवे पे एक्ट करता है तो वो क्या करेगा, एक्सटेंसर मसल को थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करवाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टिमुलेट करेगा, ताकि हमारे पास स्टिमुलेशन और इनहिबिशन में एक बैलेंस रहे, कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी ना हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन से क्या होगा, ओवर शूटिंग होगी। इस वजह से वो क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत उनको स्टिमुलेट कर रहा है कि हमारे पास ओवर शूटिंग ना हो, बल्कि डिज़ायर्ड एक अच्छे तरीके से हमारे पास फ्लेक्सर मसल कंट्रैक्ट करें और एक्सटेंसर मसल हमारे पास नॉर्मली रिलैक्स हो जाएँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स ना हो। तो इस वजह से इनडायरेक्ट पाथवे को क्या करता है, स्टिमुलेट करवाता है। तो ये देखिए नीचे मैंने लिखा हुआ है, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे विल काज क्या है, फर्दर स्टिमुलेशन ऑन डायरेक्ट पाथवे वाया D1
जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लेक्सर मसल एक्टिवेट होंगे, मजीद हमारे पास कंट्रैक्ट होंगे। वाइल ऑन इनडायरेक्ट पाथवे दे विल इनहिबिट स्ट्राइटोपेलाइडल फाइबर्स। तो ये जो स्ट्राइटम से पेलाइडम के पास जो फाइबर्स जा रहे हैं उनको क्या करेगा, इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिट करेगा। इन फाइबर्स को तो इनहिबिट कर रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या करवा रहा है, स्टिमुलेशन ऑफ एक्सटेंसर मसल्स करवा रहा है। ठीक है, वाया D2 के जरिए, बट द एंड रिजल्ट ऑफ दिस विल बी द स्टिमुलेशन ऑफ थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स। थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स जो हैं उनकी हमारे पास एक्टिवेशन हो जाएगी, स्टिमुलेशन होगी, और काजिंग स्टिमुलेशन ऑफ एक्सटेंसर, जिसकी वजह से एक्सटेंसर मसल स्टिमुलेट होंगे। अच्छा, इस बात को मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखें इनडायरेक्ट पाथवे में। तो दिस विल, इनडायरेक्ट पाथवे का काम क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ एक्सटेंसर मसल। लेकिन सवियर इनहिबिशन अगर इस पाथवे की होगी तो क्या होगा, ओवर एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट पाथवे होगा फॉर फ्लेक्सर मसल्स। तो उसकी वजह से रिजल्ट होगा क्या, ओवर शूटिंग ऑफ फ्लेक्सर मसल। क्योंकि अगर फ्लेक्सर मसल सिर्फ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रहे हैं, और एक्सटेंसर मसल बहुत ज़्यादा इनहिबिट हो रहे हैं, तो ओवर शूटिंग होगी। तो इस वजह से सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस ओवर शूटिंग, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवेज होते हैं जो कि एक्ट करते हैं ऑन इनडायरेक्ट पाथवे वाया D2 which result in some stimulation of extensor muscle. So there will be a balance in inhibition and stimulation of indirect pathway, resulting in desired action of extensor muscles and prevent overshooting. तो होप ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद अभी ये भी यहाँ पर लीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब लीजन्स अगर होंगे हमारे पास नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में मैंने आपको बताया डोपामिनर्जिक नर्व्स थे, अगर वो डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर क्या होता है, एक डिजीज़ होता है, उसको हम नाम देते हैं पार्किंसंस डिजीज़। तो ये नर्व जब डिस्ट्रॉय होते हैं, रिजल्टिंग इन रिजिडिटी, एक रिजिडिटी हो जाएगी। हाइपोकाइनेसिया, हाइपो मीन्स डिक्रीज, काइनेसिया मीन्स मूवमेंट। डिक्रीज मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये वाले फाइबर्स क्या कर रहे थे, फ्लेक्सर मसल वाले जो डायरेक्ट पाथवे था उसको ये एक्टिवेट कर रहे थे। जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो फ्लेक्सर मसल की कंट्रक्शन नहीं होगी, और हमारे पास क्या कर रहे थे, इनडायरेक्ट पाथवे को ये हमारे पास स्टिमुलेट कर रहे थे, तो उसको भी स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे, तो एक्सटेंसर मसल ज़्यादा रिलैक्स हुए पड़े होंगे, इनहिबिट हुए पड़े होंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मूवमेंट्स हमारे पास कम होंगे और साथ में रिजिडिटी होगी। अब जो रिजिडिटी होती है पार्किंसन में, उसका हम नाम दे रहे होते हैं लेड पाइप रिजिडिटी। मतलब ड्यूरिंग कंट्रैक्शन भी रिजिडिटी होगा, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन भी रिजिडिटी होगा, तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं लेड पाइप रिजिडिटी। तो लेड पाइप रिजिडिटी पार्किंसन में होता है नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे की डीजेनरेशन से। और ये असल में इस तरह नहीं है कि थोड़े बहुत अगर डीजेनरेट हो गए, ये तकरीबन 70 to 80% फाइबर्स से ज़्यादा जब डिस्ट्रॉय होंगे नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर, तो फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं पार्किंसन के, और ये एज के साथ होते हैं, बड़ी एज में होते हैं। तो लेड पाइप रिजिडिटी होगी, इसमें हाइपोकाइनेसिया होगा, डिक्रीज मूवमेंट्स होंगे, पिल रोलिंग रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे, रेस्ट के ऊपर इस तरह से ट्रेमर्स होते हैं। उसके बाद है एक्सप्रेशनलेस फेस, एक्सप्रेशनलेस फेस या उसको कहते हैं मास्क लाइक फेस, फेस के ऊपर एक्सप्रेशन, क्योंकि फेस की भी रिजिडिटी हुई पड़ी है मसल्स की। अच्छा, फिर तो ये हमारे पास, इसको फिर नाम दे रहे होते हैं पार्किंसन डिजीज़। तो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में लेजन होगा तो पार्किंसन डिजीज़ होगा। उसके साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि उसमें एक रिजिडिटी होती है, लेड पाइप रिजिडिटी, हाइपोकाइनेसिया हो जाता है, और पिल रोलिंग रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, और एक्सप्रेशन लेस फेस होता है। उसके बाद कार्डेट लीजन है, अगर कार्डेट लीजन होगा, कार्डेट में सी से कार्डेट है, सी से कोरिया है, तो कार्डेट में अगर लीजन होगा, और ये कार्डेट में लीजन होता कब है, हंटिंगटन्स डिजीज़ और विल्सन्स डिजीज़ में। हंटिंगटन्स डिजीज़ एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है जो कि जेनेटिक डिजीज़ है, जिसमें और हेरेडिटरी डिजीज़ है। क्रोमोसोम नंबर 5 में हमारे पास ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होते हैं कैग के, साइटोसिन, एडेनिसिन और गवानीन के। खैर इतनी डिटेल आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद होता है तो याद रखें कि हंटिंगटन्स डिजीज़ एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, हेरेडिटरी डिजीज़ है, और क्रोमोसोम नंबर 5 में क्या होते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट CAG के ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स बनेंगे, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। और इस डिजीज़ में क्या होता है, क्वाड्रेट लीजन में क्या हो जाता है, क्वाड्रेट में लीजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होंगे, कोरिया होगा। कोरिया का क्या होता है, सडन, यहाँ पर मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, सडन ब्रिस्की पर्पसलेस इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ लिम्स। जो अपर या लोअर लिम्स होते हैं उनमें हमारे पास सडन और ब्रिस्की, इस तरह से झटके से, सडन है, ब्रिस्की है, एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर राइट पे जाएगा, फिर लेफ्ट पे जाएगा। तो एक तो सडन ब्रिस्की हैं और पर्पसलेस, कोई पर्पस नहीं है उनकी, और इनवॉलंटरी, खुद ब खुद हो रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ लिम्स हैं। इनवॉलंटरी भी हैं, एबनॉर्मल भी हैं, और पर्पसलेस भी हैं, और सडन और ब्रिस्की मूवमेंट्स हैं लिम्स की, इसको नाम देते हैं कोरिया। तो
तो ये क्यों हो रहे हैं, ये इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेट के अंदर लीजन हो गया है और ये हंटिंगटन डिजीज़ और विल्सन डिजीज़ में होता है। विल्सन डिजीज़ आपको पता है कि इसमें क्या होता है, कॉपर एक्यूमुलेट हो जाती है बॉडी में। उसकी वजह ये है जो सिरुलोप्लाज्मिन है, सिरुलोप्लाज्मिन एक प्रोटीन है, वो हमारे पास बॉडी में डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉपर जो है उसने क्या करना होता है, कॉपर को रिलीज़ करना होता है बॉडी से, या कॉपर को स्टोर करवाना होता है सिरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन ने। जब वो बॉडी में कम होगी तो कॉपर क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होगा, लिवर में एक्यूमुलेट होगा और कार्डियक न्यूक्लियस में और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में, तो उसको कहते हैं विल्सन डिजीज़। तो इसमें हमारे पास जब कार्डियक लीजन डैमेज होगा तो उसको कोरिया कहते हैं। सब थैलेमिक लीजन अगर होगा, सब थैलेमस में अगर लीजन होगा तो क्या होगा, हेमीबैलिस्मस या बैलिस्मस। अगर एक थैलेमस में मसला होगा तो हेमीबैलिस्मस, हेमी मीन्स हाफ, और अगर दोनों में होगा तो हमारे पास क्या होगा, बैलिस्मस होगा। अब बैलिस्मस में और कोरिया में क्या फ़र्क है, बैलिस्मस और कोरिया में ये डिफरेंस है कि कोरिया में क्या होता है, हमारे लिम्स की पर्पसलेस और सडन ब्रिस्की मूवमेंट्स थे, लेकिन बैलिस्मस में क्या होगा, लिम्स की नहीं बल्कि ट्रंक की, ये ट्रंक कभी इस तरफ जाएगा फिर इस तरफ जाएगा, मतलब हिप गर्डल और ये शोल्डर गर्डल, इनकी हमारे पास क्या होती है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। तो अगर लिम्स की एबनॉर्मल सडन मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, उसको हम नाम देते हैं बैलिस्मस। अगर एक साइड के हिप गर्डल और शोल्डर गर्डल के एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे तो उसको हेमीबैलिस्मस कहते हैं, और वो कब होता है, जब एक साइड का थैलेमस डैमेज होगा। अगर दोनों थैलेमस डैमेज होंगे तो पूरी बॉडी के इस साइड वाले और इस साइड, दोनों साइड के हिप गर्डल और शोल्डर गर्डल में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे, उसको फिर नाम देंगे बैलिस्मस। अच्छा, फिर ग्लोबस प्लाइडस लीजन। अच्छा, इसमें याद रखें कि ये जितने भी हमारे पास लीजन हैं, इनमें मसला सब में कहाँ पे है, इनडायरेक्ट पाथवे में हो रहा है प्रॉब्लम। अच्छा, ग्लोबस प्लाइडस लीजन अगर होगा तो उसमें क्या होता है, एथिटोसिस। अब एथिटोसिस और कोरिया में ये डिफरेंस है कि कोरिया में सडन और ब्रिस्की पर्पसलेस मूवमेंट थे, यहाँ पर भी हमारे पास पर्पसलेस इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे एथिटोसिस में, लेकिन वो सडन और ब्रिस्की नहीं होते हैं बल्कि स्लो एंड रिदमिक होते हैं। और इसमें स्पेशली हमारे पास क्या होता है, हैंड्स एंड फीट का होता है, मतलब इस तरह ये एक मूवमेंट है, फिर आहिस्ता से ये दूसरा मूवमेंट, फिर ये इस तरह, ये एथिटोसिस है। जबकि कोरिया में इस तरह फिर हमारे पास क्या है, राइट पे लेफ्ट पे ऊपर नीचे, इस तरह से ब्रिस्की मूवमेंट थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से थे कोरिया में, लेकिन एथिटोसिस में हमारे पास स्लोली इस तरह से रिथमिक मूवमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। अच्छा, फिर उसके बाद अभी हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ, अपने नोट्स से पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये देखें बेजल गैंग्लिया हमारे पास है, डबल ए नोट से अभी हम पढ़ रहे हैं। नियोस्ट्रैटम मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेट और प्यूटामिन को कहते हैं। कार्पस स्ट्रैटम क्वाड्रेट प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को कहते हैं। पेलियोस्ट्रैटम ग्लोबस प्लाइडस है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ग्लोबस प्लाइडस प्लस प्यूटामिन है। डोपामिन ड्राइव डायरेक्ट पाथवे और स्टाइलकोलिन ड्राइव इनडायरेक्ट पाथवे, बल्कि ये गलत है। असल में ये यहाँ पर डोपामिन डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट कर रहा था और फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी को बढ़ा रहा था, और डोपामिन हमारे पास इनडायरेक्ट पाथवे को क्या कर रहा था, वहाँ पर प्लाइडोथैलेमिक फाइबर को तो इनहिबिट कर रहा था, लेकिन एंड रिजल्ट क्या था, एक्सटेंसर मसल की एक्टिविटी को बढ़ा रहा था। लेकिन वहाँ पर सेम उसी टाइम एसिटाइलकोलिन के फाइबर्स भी आ रहे होते हैं। वो एसिटाइलकोलिन के फाइबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे दोनों पे एक्ट करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट पाथवे पे ज़्यादा एक्ट करता है और उसको इनहिबिट करता है, और एंड डिक्रीजेज कार्टिकल एक्साइटेशन। तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर रहा है, और डोपामीन इनडायरेक्ट पाथवे को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो डोपामीन जब इनडायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट करेगा तो एक्सटेंसर मसल की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो एसिटाइलकोलिन इनडायरेक्ट पाथवे को जब इनहिबिट करेगा तो एक्सटेंसर मसल की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद डोपामिन एक्साइट डायरेक्ट पाथवे वाया D1 एंड इनहिबिट इनडायरेक्ट पाथवे वाया D2। इसमें एक बात याद रखें, यहाँ पर अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो डोपामिन है इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर मैंने आपको कहा कि वो इनडायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये मैंने आपको समझाया था, दोबारा भी आपको समझा देता हूँ कि आप कन्फ्यूज ना हो जाएँ। अब ये जो डोपामिन, ये जो आ रहे हैं नाइग्रोस्टाइडल पाथवे, इनडायरेक्ट पाथवे पे जब ये एक्ट करता है, ये देखें ये वाला फाइबर आ रहा है, ये इनडायरेक्ट पाथवे के ऊपर यहाँ पर D2 रिसेप्टर है। तो डोपामिन जब बाइंड होगा तो ये वाला जो नर्व है जिसने गाबा रिलीज़ करना था, ये क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि D2 रिसेप्टर इनहिबिशन करवाता है। जब इनहिबिट होगा ये वाला फाइबर, तो ये क्या, इसने एक गाबा रिलीज़ करना था, तो ये क्या करेगा, गाबा रिलीज़ नहीं करेगा। जब ये गाबा रिलीज़ नहीं करेगा तो ये वाला जो नर्व है
ये भी गाबार्जिक नर्व है, ये वाला इनहिबिट नहीं होगा। ये नर्व जब इनहिबिट नहीं होगा तो ये नर्व क्या रिलीज़ करेगा, बहुत ज़्यादा गाबा रिलीज़ करेगा। जब ये बहुत ज़्यादा गाबा रिलीज़ करेगा तो सब थैलेमस के अंदर ये जो अगला नर्व है उसको ये गाबा क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। जब इनहिबिट करेगा तो ये जो नर्व है जिसने ग्लूटामिन रिलीज़ करना था, ये ग्लूटामिन रिलीज़ नहीं कर सकेगा यहाँ पे। जब ये ग्लूटामिन रिलीज़ नहीं करेगा यहाँ पे तो ये जो अगला नर्व है वो क्या होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये वाला नर्व एक्टिवेट नहीं होगा तो इस नर्व ने गाबा रिलीज़ करना था, तो ये गाबा रिलीज़ नहीं कर पाएगा। जब इस नर्व से गाबा रिलीज़ नहीं होगा तो अगला नर्व जो है वो क्या होगा, इनहिबिट नहीं होगा। जब वो इनहिबिट नहीं होगा तो क्या, एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट होगा तो कॉर्टिकल सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा और वहाँ से फिर अपर मोटर न्यूरॉन फॉर एक्सटेंसर मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट फॉर एक्सटेंसर मसल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब देखें कि ये हमारे पास क्या था, जो नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे थे जब वो इनडायरेक्ट पाथवे पे एक्ट कर रहे थे तो इस नर्व को जो कि स्ट्राइटम से जा रहा है ग्लोबस पैलाइडस के पास या पुटामन से ग्लोबस पैलाइडस इंटरनस के पास, इस नर्व को इनहिबिट कर रहा है। नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे ने इस नर्व को इनहिबिट किया है, सिर्फ इस नर्व को। तो ये जब मैं इनहिबिशन की बात यहाँ पे हमने लिखी हुई है नोट्स में, वो इस नर्व की बात हो रही है कि इसको इनहिबिट कर रहा है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या था, एंड रिजल्ट क्या था, ये एक्सटेंसर मसल की एक्टिवेशन करवा रहा था, ये थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स एक्टिवेट हो रहे थे। तो ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पर भी देखें यही बात हुई है कि इनडायरेक्ट डोपामीन जो एक्साइट कर रहा है डायरेक्ट पाथवे को, वो तो D1 के ज़रिए, जिस तरह डायरेक्ट पाथवे क्या कर रहा था, फ्लेक्सर मसल को एक्टिवेट कर रहा था, सेम उसी तरह डोपामीन भी उसको, नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे भी उसको एक्टिवेट करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट पाथवे एक्सटेंसर मसल को डायरेक्टली क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, लेकिन नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे उसको एक्टिव करेंगे। इनहिबिट कहाँ पे, नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे जब डोपामीन रिलीज करेंगे तो सिर्फ वो एक नर्व इनहिबिट होगा जो कि जो कि हमारे पास स्ट्राटोपेलाइडल नर्व था। मैंने अभी आपको समझा दिया कि D2 की वजह से वो इनहिबिट होगा, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा, एक्टिवेट हो रहा है, एक्सटेंसर मसल को एक्टिवेट करवा रहा है, स्टिमुलेट करवा रहा है। तो ये बात आपने समझनी है। अच्छा, बोथ बेसल गैंग्लिया पाथवेज यूटिलाइज टू गाबा न्यूरॉन्स इन द सीरीज एंड अ डिसइनहिबिशन, ये भी मैंने आपको समझा दिया। जैसे डायरेक्ट पाथवे में मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास गाबा वाला न्यूरॉन है जो कि स्ट्राइटम से जा रहा है ग्लोबस पैलाइडस इंटरनस के पास, और वहाँ से अगला गाबा न्यूरॉन जा रहा है किसके पास, थैलेमस के पास। तो ये दोनों गाबा न्यूरॉन जब हमारे पास एक्टिव होंगे तो क्या होगा, डिसइनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब इनहिबिट करना, डिसइनहिबिशन का मतलब इनहिबिशन का ख़त्म हो जाना। मतलब ये अगला जो नर्व होगा उसके ऊपर इनहिबिशन ख़त्म होगा। थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर के ऊपर इनहिबिशन जब ख़त्म होगा तो इसका मतलब वो एक्टिवेट होंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेंगे। तो ये गाबा नर्व ये जब एक्टिवेट होता है, तो ये गाबा जब एक्टिवेट होगा, ये वाला नर्व, तो ये एक्टिवेट क्या करेगा, अगले नर्व को, ये वाला जो नर्व है इसको इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट हुआ तो ये क्या करेगा, गाबा रिलीज़ नहीं करेगा। गाबा जब रिलीज़ नहीं करेगा तो अगला जो नर्व है वो इनहिबिट नहीं होगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा, और इस एक्टिवेशन को हम कह रहे हैं डिसइनहिबिशन। तो यही बात इन्होंने कही हुई है कि हमारे पास बोथ बेजल, और ये एक बेजल गैंग्लिया की मैंने बात की, अगला बेजल गैंग्लिया भी होता है, लेफ्ट पे भी होता है। तो बोथ बेजल गैंग्लिया बोलता है यूज़ कर रहे होते हैं, क्या है, यूटिलाइज टू गाबा न्यूरॉन्स और इन अ सीरीज एंड अ डिसइनहिबिशन हो रहा है। लेकिन ये किस में हो रहा है डिसइनहिबिशन, फॉर फ्लेक्सर मसल हो रहा है और डायरेक्ट पाथवे में हो रहा है। इनडायरेक्ट पाथवे में डिसइनहिबिशन नहीं हो रही, इनडायरेक्ट पाथवे में बल्कि वहाँ पर इनहिबिशन हो रही होती है, और वहाँ पर इनहिबिशन हो रही होती है एक्सटेंसर मसल के लिए। लेकिन जब नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे डायरेक्ट पाथवे पे, तो वो भी सेम इसी तरह, जिस तरह डायरेक्ट पाथवे डायरेक्टली भी डिसइनहिबिशन कर रहा है, सेम इसी तरह नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे भी डिसइनहिबिशन करेंगे, तो मजीद फ्लेक्सर मसल की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन जो इनडायरेक्ट पाथवे के ऊपर जब नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे या डोपामीन एक्ट करेंगे तो वो क्या है, इनडायरेक्ट पाथवे जो वैसे काम कर रहा था उसके अपोजिट काम करेगा। इनडायरेक्ट पाथवे वैसे इनहिबिशन कर रहा था, लेकिन नाइग्रोस्ट्राटल पाथवे इनडायरेक्ट पाथवे पे अगर एक्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट नहीं बल्कि स्टिमुलेट करेंगे, और स्टिमुलेट करने की वजह से एक्सटेंसर मसल स्टिमुलेट होंगे। लीजन मैंने पढ़ा दिए थे
सी से कार्डेटस, सी से कोरिया है, हंटिंगटन डिजीज और विल्सन डिजीज में होता है। ग्लोबस पिलाइडस लीजन में एसिटोसिस हो रही है। सब थर्मिक लीजन में मैंने कहा था हेमीबिलिस्मस या बिलिस्मस हो रही है। एट मिड कैलिकुलर लेवल, अब कोरिकुलस आपको पता था हमारे पास एक सुपीरियर कोरिकुलस होते थे, एक इन्फीरियर कोरिकुलस होते थे। ये कहाँ पे होते थे? मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में। और यहाँ पर इस एरिया को, जिस एरिया में ये प्रेजेंट थे उसको हम नाम दे रहे थे टेक्टम। तो टेक्टम में सुपीरियर कोरिकुलस और इन्फीरियर कोरिकुलस होता है। अब बोलते हैं अगर कोरिकुलस के मिड कोरिकुलस का मतलब ये कोरिकुलस, ये कोरिकुलस को मैंने बड़ा करके बनाया इसको। अब इसके अगर मिड एरिया में, यहाँ पर मिडल जो एरिया है कोरिकुलस के बिल्कुल मिडल एरिया के लेवल पे, यहाँ पर अगर कोई लीजन होगी तो फिर क्या होगा? डिसेरेब्रेट रिजिडिटी होगी। मतलब कोरिकुलस के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि कोरिकुलस का जो मिडल एरिया है उसके लेवल पे, यहाँ पर जो नर्व गुजर रहे हैं कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, अगर उनमें लीजन हो जाए तो डिसेरेब्रेट रिजिडिटी होगी। डी का मतलब रिमूव होना, सेरिब्रेट का मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे हैं कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक असल में वो डैमेज होते हैं। तो डिसेरेब्रेट रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? इंक्रीज एक्सटेंसर टोन इन ऑल फोर लिम्स। तो अपर और लोअर लिम्ब सब में एक्सटेंसर टोन इंक्रीज हो जाएगा, तो बंदे के हाथ पांव सारे एक्सटेंडेड पड़े हुए होंगे। इसको कहते हैं डिसेरेब्रेट रिजिडिटी। और एक हमारे पास होता है डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। उसमें क्या होता है? अगर सुपीरियर कोरिकुलस के नीचे अगर हमारे पास नर्व्स, हमारे पास कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज होंगे तो डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी होगी। उसमें फिर क्या होता है? इंक्रीज फ्लेक्सर टोन होगा इन अपर लिम्स में, और इस तरह से फ्लेक्स हुए पड़े होंगे अपर लिम्स। तो ये हमारे पास हो गया बेसल गैंग्लिया। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या है नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, फिर इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा। थैंक यू।